हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट कर रखी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन अपने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट कर देंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पे लिख दिया। देखो क्या कह रहा है कि कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी है ना। कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर दो मशीनें हैं ए और बी। ठीक है। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए द्वारा और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है ना। टोटल जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है उसकी 60% तो मशीन ए बनाती है और 40% क्या बनाती है, मशीन बी बनाती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। ठीक है। ठीक है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है, मतलब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है उसका एक ढेर बना लिया, उसमें से एक कोई आइटम है चूज की गई ना, और उससे यादृच्छा से निकाली गई वस्तु खराब है ना। मतलब ढेर में से एक कोई आइटम निकाला और वो कैसा है, खराब है। ये तो हमें पता है कि वो खराब है ना, ये घटना तो घटित हो चुकी है ना। तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता क्या है ना। मतलब फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री है, उसमें दो मशीनें हैं ए और बी है ना। मशीन ए से वस्तु बने होने के इवेंट को मैंने E1 मान लिया और बी से होने के E2 मान लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है ना, मशीन ए से बने होने की प्रायिकता वो कितनी है, 60% है ना, 60% है ना। और बी से मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कितनी है, 40% है ना। ये सारी चीज़ें दे रखी है ना, तो मैं मान ले रहा हूँ ना आंसर में। माना E1 जो इवेंट है कि वस्तु मशीन ए से बनी है, ए से बनी है। ठीक है। और E2 एक इवेंट है कि वस्तु मशीन बी से बनी है। ठीक है। वो खराब है तो इस वस्तु के मशीन ए से बनी होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 व्हेन खराब है वो ना, और खराब होने वाले इवेंट को भी अपन डिफाइन करेंगे ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है ना, मतलब मशीन ए से बनी होने की क्या प्रायिकता, कितने परसेंट बना रही है वो, 60%। तो 60% परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो क्या जाएगा, 0.6 अपन में 100 आएगा तो 0.6 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 40%, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो अपन में 100 तो 0.4। इन दोनों को मैंने क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट एक इवेंट मैंने ए डिफाइन कर दिया ना, ए डिफाइन कर दिया कि वस्तु कैसी है, वस्तु कैसी है, वस्तु खराब है, खराब है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब वस्तु खराब है जब वो मशीन ए से बनी है ना। ए क्या है, इवेंट है कि वस्तु खराब है, और इवेंट का मतलब क्या है, इवन घटना घटित हो चुकी है, मतलब वस्तु मशीन ए से बनी है। तो उसकी प्रायिकता कितनी है बता रखा उसने। इसके अतिरिक्त मशीन ए 2% है ना, 2% है, तो ये क्या हो जाएगा 0.02। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मतलब वस्तु के खराब होने की प्रायिकता जब वो मशीन बी से बनी है, मतलब E2 इवेंट अकर्ड है, मतलब मशीन बी से बनी है, उसकी कितनी प्रायिकता है, 1%। तो क्या हो जाएगा 0.01। इन दोनों को मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ बाय बेज थ्योरम ना, बेज थ्योरम किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, मशीन ए से बनी होने की प्रायिकता चाहिए मेरे को। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 व्हेन ए हैज बीन अकर्ड है ना, ए हैज बीन अकर्ड। ए अकर्ड होने का मतलब क्या, वस्तु खराब है ना, वस्तु क्या है, खराब है। तो ठीक है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम की जगह लिखेंगे फेवरेबल प्रोबेबिलिटी किसकी, मशीन E1 से, मशीन ए से वस्तु के खराब होने की प्रायिकता है ना, मशीन ए से वस्तु के खराब होने की। क्यों, क्योंकि मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 मतलब मशीन ए से बनी होने की, और वस्तु कैसी है, खराब। तो मशीन ए से खराब कब होगी कि वस्तु ए से बनी है, मशीन ए से बनी है और वो क्या है, खराब है। ठीक है। और टोटल खराब होने की पॉसिबिलिटी क्या है
कि वस्तु मशीन ए से बनी है, E1 का मतलब ए से बनी, E1 को मैंने डिफाइन करके तो ए से बनी, और वो कैसी है, खराब है। या के लिए प्लस, वस्तु मशीन बी से बनी है और वो कैसी है, खराब है। मतलब मशीन बी से बनी है और वो खराब है ना, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, E1 है ना 0.6 इंटू E1 0.02 अपॉन 0.6 इंटू 0.02 प्लस 0.4 इंटू 0.01, 0.4 इंटू 0.01। सोल्व करो इसको, 6 दूनी 12, कितने डिजिट छोड़ने हैं, 3, ठीक है। तो 0.012 प्लस 4 एकम 4, 3 डिजिट छोड़ने हैं तो 0.004, ठीक है। तो 0.012 और 0.016, पॉइंट के बाद 3 डिजिट ऊपर है 3 नीचे है ना, तो 12/16, 4 की टेबल में काट दिया तो 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट व्हेन ए हैज़ बीन अकर्ड तो कितनी है, 3/4। ये बेस थ्योरम का यूज था, एप्लीकेशन थी, चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 13.3 में क्वेश्चन नंबर 8 है 13.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 13.3 में क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे रखा है 1/4 और बनाया है 3/4। तो देखते हैं 60% है ना, मशीन E1 60, तो कितनी होगी, पॉइंट डाउन, ठीक है, ये 40, ठीक है। मशीन ए का 2% खराब है ना, वस्तु खराब है, तो ए से बनी है और वो खराब है 2%, ठीक है, और खराब है और बी से बनी है ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है ना, मेरे को क्या किसी की याद से निकाली गई है, वस्तु खराब है, उस वस्तु की मशीन ए से, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी है ना, ठीक है, E1, ठीक है। वैल्यू पुट की तो 0.6 इंटू 0.02 और 0.6 इंटू 0.02 और ठीक है 0.1 मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 12 और 3 डिजिट छोड़ दिए, 6 दूनी 12 और 3 डिजिट छोड़ दिए, 4 एकम 4 और 3 डिजिट छोड़ दिए, 12 और 4 16। सही है अपना आंसर, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहे हैं कि दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है ना, कोई दो दल है वो निर्देशक मंडल में स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा में, ठीक है। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रम से 0.6 और 0.4 है ना, मतलब इवेंट E1 और E2 की प्रायिकताएं दे दी, ठीक है, कि पहला दल जीत रहा है या दूसरा दल जीतेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता इतनी है, और यदि दूसरा दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की, इस बात की संगत प्रायिकता, मतलब नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता कितनी है, 0.3 है ना, ठीक है। ये तो थी दोनों के जीतने की प्रायिकताएं, और ये जो है ये क्या है, दोनों दलों द्वारा जीतने के बाद नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता है ना। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है ना, मतलब दूसरा दल जीतता है, इस बात की हमें क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। तो मान लेते हैं इवेंट, माना E1 मैंने इवेंट मान लिया कि पहला दल जीतता है, और E2 मैंने इवेंट डिफाइन कर दिया कि दूसरा दल जीतता है, ठीक है। Therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 मतलब पहले दल के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 मतलब दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.4, नंबर फर्स्ट, ठीक है। लेट मैंने एक इवेंट ए डिफाइन कर दिया ना कि नया उत्पाद प्रारंभ किया जाता है, नया उत्पाद प्रारंभ है ना किया जाता है ना। उसने पूछा कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया, मतलब दूसरा दल जीतेगा उसके बाद नया उत्पादन प्रारंभ करेगा, इसकी हमें क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है ना।
तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवन हैज बीन अकर्ड, मतलब नया दल जीतता है, नहीं दल फर्स्ट जीतता है तो नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता कितनी है, वो ये दे रखी है देखो। तो यदि पहला और दूसरा दल जीतता है तो नए उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता कितनी है 0.7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E2 हैज बीन अकर्ड, मतलब दूसरा दल जीतता है तो नए उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता कितनी है 0.3 नंबर सेकंड। दे रखा है दूसरा दल जीता तो इस बात की प्रायिकता 0.3 है ना। नाउ बाय बेज थ्योरम क्या है, हमें किस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है ना। मतलब दूसरा दल नया उत्पाद तो प्रारंभ कर दिया, कब करेगा वो, जब दूसरा दल क्या होगा जीतेगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 मतलब दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और नया उत्पाद प्रारंभ कर देगा, है ना, ठीक है। नया उत्पाद प्रारंभ तो कर दिया गया, लेकिन उसके दूसरे दल द्वारा, मतलब दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। तो नए दल के नए उत्पाद के दूसरे दल द्वारा प्रारंभ करने की प्रायिकता बट्टा नए उत्पाद प्रारंभ करने की कुल प्रायिकता, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, है ना, नया दल जीता और उसने, नहीं दूसरा दल जीता और उसने नया उत्पाद प्रारंभ किया, ये तो अनुकूल प्रायिकता किसके, नए उत्पाद के दूसरे दल द्वारा प्रारंभ करने की अनुकूल प्रायिकता, और है कुल प्रायिकता नए उत्पाद के प्रारंभ होने की ना। मतलब पहला दल जीता होगा और उसने नया उत्पाद प्रारंभ किया होगा, या के लिए प्लस, दूसरा दल जीता होगा और उसने नया उत्पाद प्रारंभ किया होगा, ठीक है। ये कुल प्रायिकता है नए उत्पाद के प्रारंभ होने की। वैल्यू पुट कर दो, PE2 कितनी है 0.4 इंटू PAE2 0.3 अपॉन PE1 0.6 इंटू AE1, है ना 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3, ये की है ना, ठीक है। सोल्व कर दो, 4 × 12 0.12, 7 × 42 0.42 प्लस 4 × 12 तो 0.12 बट्टा 0.54, है ना, 5 4 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 12/54, और 2 की टेबल में 6, 2 की टेबल में 27, 3 की टेबल में 2 और 3 की टेबल में 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 व्हेन A हैज़ बीन अकर्ड 2/9। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th 13.3 में, क्वेश्चन नंबर 9th 2/9 है ना। और 8th नंबर में मैंने चेक किया था, देखो बुक में तो दे रखा है मशीन ए के द्वारा पूछा गया है, मशीन ए के द्वारा प्रारंभ होने की प्रायिकता, और आंसर दे रखा था मशीन बी के द्वारा प्रारंभ होने की प्रायिकता, इसलिए मिसमैच था पीछे वाला क्वेश्चन, है ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। मान लीजिए कोई लड़की एक पासा उछालती है, एक लड़की ने एक डाई थ्रो किया, ठीक है। यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चित्तों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1 2 3 4 की संख्या प्राप्त होती है तो एक सिक्के को 1 बार उछालती है और ये नोट करती है कि उस पर चित्त या पट प्राप्त हुआ, है ना। मतलब देखो एक लड़की ने एक डाई थ्रो की, है ना, क्या की, एक डाई थ्रो की ना, और उस पर या तो 1 2 3 4 5 या 6 आया होगा ना। यदि 1 से लेके 4 तक कोई नंबर आया, है ना, तो उसने क्या किया, कोइन को 1 बार उछाला तो क्या आया, हेड या टेल आया, है ना, हेड या टेल आया। या 5 या 6 नंबर में से कोई नंबर आता है डाई पे तो सिक्के को 3 बार उछालेगी ना। सिक्के को कितने बार उछालेगी, 3 बार। तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 2 × 2 × 2 8 आउटकम होंगे, क्योंकि हेड या टेल 2 इस पे, ST 2 इस पे और 2 इस पे, 8 आउटकम होंगे ना, ठीक है। क्वेश्चन समझो, डाई को थ्रो किया, उस पे डाई पे नंबर 5 या 6 आया तो डाई को सिक्के को 3 बार उछाला, और डाई पे नंबर 1 2 3 4 आया तो सिक्के को 1 बार उछाला, और चित्तों की संख्या मतलब हेड के नंबर ऑफ हेड जो है नोट कर लिए, ठीक है ना। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है, ये घटना घटित हो चुकी है, यदि उसे एक ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता हमें क्या करनी है,
ज्ञात करनी है ना। तो मैं मान लेता हूँ 2 इवेंट मैंने डिफाइन कर दिए आंसर में। माना E1 मैंने एक इवेंट डिफाइन किया किस पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त हुआ। और E2 मैंने इवेंट डिफाइन कर दिया कि पासे पर 5 या 6 प्राप्त हुआ, या 6 प्राप्त हुआ। ठीक है, फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 मतलब पासे पर 1, 2, 3, 4 में से कोई प्राप्त हो नहीं पाएगा, मतलब 4/6, क्योंकि टोटली फेवरेबल आउटकम कितने 4 और पॉसिबल कितने 6, 4/6 तो काट दे 2/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 मतलब पासे पर 5 या 6 प्राप्त होने के लिए 2/6 काट दिया तो 1/3। नंबर फर्स्ट ये दोनों मिला के क्या मान ली, नंबर फर्स्ट है ना। चलो जी, लेट्स एक इवेंट और मैंने डिफाइन कर दिया ना। ए क्या डिफाइन किया कि सिक्के पर एक चित ना, कि सिक्के पर ठीक एक चित प्राप्त हुआ, कि सिक्के पर ठीक एक चित प्राप्त हुआ है ना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज बीन अकर्ड, मतलब E1 हैज बीन अकर्ड का मतलब क्या है, पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त हुआ, पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त हुआ, तो एक सिक्के को एक बार उछाला उसने, सिक्के को ना पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त होगा तो सिक्के को कितनी बार उछालेगी, वो एक बार। तो हेड आने की, एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। ठीक है, देखो ना, इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मतलब सिक्के पर ठीक एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता जब पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त हुआ, पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त होगा तो सिक्के को एक बार उछालेगी, एक बार उछालेगी तो हेड आने, एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E2 हैज बीन अकर्ड है ना, मतलब पासे पर ठीक है ना, नहीं सिक्के पर ठीक एक चित है ना, ठीक एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता जब E2 अकर्ड, मतलब पासे पर 5 या 6 है, और 5 या 6 आएगा तो सिक्के को 3 बार उछालेगी, तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 8 है। और ठीक एक चित कब आएगा, तो फर्स्ट हेड बाकी 2 टेल, या बीच में हेड बाकी 2 टेल, या पहले 2 हेड या पहले 2 टेल और लास्ट में हेड, ये 3 ही होंगे ना। तो 3/8 है ना। ठीक एक चित, अरे सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो ठीक एक चित आने की प्रायिकता कितनी होगी, 3 अनुकूल परिणाम 3 ही होंगे है ना। ठीक एक चित, नंबर सेकंड। ठीक है, सिक्के पर तो एक ठीक एक चित, नाउ पहले लिख दो, नाउ बाय बेज थ्योरम मुझे किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, सिक्के पर ठीक एक चित प्राप्त हुआ, जो घटना है तो घटित होगी है ना, उसके द्वारा साले पासे पर 1, 2, 3, 4 नहीं करता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 है ना। मतलब इसको क्या पढ़ेंगे कि पासे पर सिक्के पर ठीक एक चित प्राप्त हुआ तो पासे पर 1, 2, 3, 4 आने की प्रायिकता ना, क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन पासे पर 1, 2, 3, 4 आया और सिक्के पर ठीक एक चित प्राप्त हुआ। ठीक है, या सिक्के पर ठीक एक चित प्राप्त होने के टोटल पॉसिबल आउटकम कौन से हैं, कि या तो पासे पर 1, 2, 3, 4 आया और सिक्के पर ठीक एक चित प्राप्त हुआ, या के लिए प्लस पासे पर 5, 6 आया, E2 मतलब पासे पर 5 या 6 आया और सिक्के पर ठीक एक चित प्राप्त हुआ। अब वैल्यू पुट कर दो इसकी और सोल्व कर दो और आंसर आ गया E1 कितनी है, 2/3 इंटू E1 1/2, 2/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 3/8, 3/8, 3 से 3, 2 से 2, 2 से 2, ऊपर क्या बच गया 1/3, एलसीएम इसका 3 का और 8 का 24, और ये 8 और ये 3, तो 1/3 इंटू 24/11 तो 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 व्हेन A हैज बीन अकर्ड, तो 8/11। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 13.3 में क्वेश्चन नंबर 10
3 में क्वेश्चन नंबर 10 है 8/11, बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 जो क्या कह रहा है कि व्यावसायिक निर्माता के पास A, B व C मशीन ऑपरेटर हैं। 3 ऑपरेटर हैं मशीन के A, B, C है ना, किसी व्यावसायिक निर्माता के पास। ठीक है, प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा B और C क्रम से 5 और 7% खराब सामग्री उत्पादित करते हैं ना। 3 ऑपरेटर हैं, A तो 1% और B और C क्रम से क्या 5 और 7% खराब सामग्री उत्पादित करते हैं। ठीक है, कार्य पर कुल समय का 50%, कार्य पर A कुल समय का 50%, मतलब यदि मशीन 10 घंटे चलती है तो उसका 50% मतलब 5 घंटे तो मशीन चलाएगा A, और B कुल समय का 30% मतलब 3 घंटे B चलाएगा, और C कुल समय का 20% मतलब 2 घंटे C चलाएगा। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है ना, मतलब उत्पादित जो सामग्री वो क्या है, खराब है, मतलब ये घटना तो घटित हो चुकी है ना, तो उसके A द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या है, या तो उत्पादन A करेगा या B करेगा या C करेगा। 3 इवेंट है ना माना आंसर में, माना 3 इवेंट मैंने मान लिए, E1, E2 और E3। इसका मतलब क्या है, सामग्री A द्वारा उत्पादित है, सामग्री B, ऑपरेटर B लिख दो या B है ना, B द्वारा उत्पादित है, और C क्या है, सामग्री जो भी है C द्वारा उत्पादित है ना। सामग्री है ना, यदि खराब सामग्री उत्पादित है तो सामग्री खराब है, वो तो बात की बात है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन है ना, मतलब ए द्वारा उत्पादित करने की प्रायिकता ना। अब देखो कार्य पर ए कुल समय का 50% है, मशीन मान लो 10 घंटे चलती है तो 5 घंटे ए चलाता है, मतलब आधी सामग्री ना, 50% सामग्री कौन बना रहा है, ए बना रहा है ना। समय दे दिया, मतलब जितने समय वो चलाएगा, कुल मशीन जितने समय चलेगी उसका जितना % चलेगी उतना ही तो उत्पादन होगा, तो ए 50% चलाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मतलब सामग्री ए द्वारा उत्पादित होने की प्रायिकता क्या है, 50% है ना। परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 मतलब सामग्री बी द्वारा उत्पादित, और बी कितना समय ले रहा है, 30%, तो 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 20%, तो 0.2। इसको तीनों को मिला के नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। लेट एक और ये मैंने इवेंट डिफाइन कर दिया, क्या है कि उत्पादित सामग्री कैसी है, खराब है। सामग्री कैसी है, खराब है भाई, खराब है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवन हैज बीन अकर्ड, मतलब ऑपरेटर ए द्वारा बनाएगी और वो खराब है, तो कितने खराब बना रहा है, कार्य ए है ना, ये प्रथम ऑपरेटर 1% खराब बनाता है, 1%। इसका मतलब क्या है, 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E2 हैज बीन अकर्ड, मतलब सामग्री ऑपरेटर बी द्वारा बनाएगी और वह कैसी है, खराब है, तो बी कितनी खराब बनाता है, 5%, तो क्या होगा 0.05। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E3 हैज बीन अकर्ड, मतलब सामग्री ऑपरेटर सी द्वारा बनाएगी, इवन E3 का मतलब क्या, सामग्री सी द्वारा बनाएगी और वो कैसी है, खराब है। ए होने का मतलब क्या, वो खराब है। ठीक है ना, वो कितनी बना रहा है, खराब 7% है ना, तो 0.07। इन तीनों को मिला के मैंने क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर, ये तो थर्ड होगी मान रहा ना, और ये अलग पड़ी तो इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना। नाउ बाय बेज थ्योरम है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ना, देखो उत्पादित सामग्री खराब है ना, उत्पादित सामग्री क्या है, खराब है, मतलब घटना 8 तो घटित हो चुकी है ना, उसके ए द्वारा। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, खराब सामग्री के ए द्वारा उत्पादित होने की प्रायिकता ना। तो अनुकूल परिणाम किसकी, अनुकूल प्रोबेबिलिटी किसकी, ए ऑपरेटर द्वारा खराब सामग्री है ना, तो ऑपरेटर ए ने सामग्री बनाई और वो कैसी है, खराब है, के अनुकूल परिणाम है। ए द्वारा खराब सामग्री बनाने के अनुकूल परिणाम ही है, और खराब सामग्री बनने के कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं,
कि ऑपरेटर ए ने बनाई और वो खराब है, या के लिए प्लस ऑपरेटर बी ने बनाई, E2 इवेंट का मतलब क्या, ऑपरेटर बी ने बनाई और वो कैसी है, खराब है, या के लिए प्लस ऑपरेटर सी ने बनाई या वो कैसी है एंड वो क्या है, खराब है। वैल्यू पुट कर दो। E1 कितनी है 0.5 इंटू E1 0.01, ठीक है 0.5 इंटू 0.01 प्लस B 0.3 इंटू 0.05 प्लस 0.2 इंटू E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितनी है 0.2, ठीक है इंटू E3 0.07 है ना, कहाँ से, बाय फर्स्ट टू थर्ड, सोल्व कर दो। 5 एकम 5 0.05 नहीं 0.05, 3 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे, दो ही एक ही है ना, 0.005 5 ते 15 0.015 और 7 दूनी 14, 3 डिजिट छोड़ने हैं, 3 डिजिट छोड़ने ना 0.014 है ना 1 4, तो 0.005 अपॉन 9 10 4 14 2 और 1 3 2 और 1 3 14 15 29 34, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 5/34, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 व्हेन A हैज़ बीन अकर्ड 5/34, चेक कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 13.3 में क्वेश्चन नंबर 11 8/11 नहीं सॉरी 5/34, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोको, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है ना। 52 कार्ड्स का एक डेक है, उसमें से एक पत्ता खो गया, पता नहीं कौन सा खोया है ना, ठीक है। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के, ये बात तो घटना तो घटित होगी। शेष पत्तों में से 51 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जो ईंट के हैं, डायमंड के हैं, ठीक है। खो गए पत्ते के ईंट का होने की क्या प्रायिकता है ना, जो खोया जो पत्ता वो ईंट का होगा, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो देखो 52 पत्ते हैं, सॉरी कितने पत्ते हैं 52, उनमें से एक पत्ता खोया, वो कैसा हो गया, तो ईंट का होगा या ईंट का नहीं, ईंट का नहीं होगा ना। इस घटना को मैंने E1 मान लिया और इस घटना को मैंने क्या मान लिया, E2 मान लिया ना। तो माना आंसर में लेट E1 एक इवेंट है कि खोया पत्ता ईंट का है, और E2 एक इवेंट मान लिया खोया पत्ता ईंट का नहीं है अभी, या तो ईंट का होगा या ईंट का नहीं होगा ना। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 है ना, E1 मतलब खोया पत्ता ईंट का। ईंट के कितने पत्ते होते हैं 52 में, 13/52 काट दिया तो 1/4, समझो ना। 10th क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल 52 कार्ड में 26 काले 26 लाल होते हैं, 26 कालों में लाल में 13 पत्ते ईंट के और 13 पान के होते हैं, तो ईंट के 13 पत्ते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 है ना, मतलब खोया पत्ता ईंट का नहीं है, ईंट का नहीं होगा तो कैसा होगा, चिड़ी हुक्म या पान का होगा, तो कितने गए 52 में से 13 गए तो 39/52, 13 3 39, 13 4 52, 3/4 नंबर फर्स्ट। लेट मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया ना, ए कि शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जो ईंट के हैं, दोनों पत्ते क्या हैं, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जो ईंट के हैं, ये घटना घटित हो चुकी है। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जो ईंट के हैं ना, ईंट के हैं। Therefore probability of event A when E has been occurred, मतलब ईंट का एक पत्ता खो गया और शेष पत्तों से जो पत्ते निकाले वो ईंट का है, 2 पत्ते ईंट के हैं ना, तो ईंट के 13 पत्ते होते हैं, उनमें से एक पत्ता खो गया तो 12 बचे, 12 में से 2 निकाले, ठीक है।
12 में से 2 पत्ते निकाले इंट के, है ना। देखो ना इस बात की क्या रहता है, घटना A1 घटित हो चुकी, मतलब खोया पत्ता इंट का था, तो बाकी 51 पत्तों में देखो ना 52 पत्ते थे, उसमें 13 इंट के थे और 39 जो है इंट नहीं थे, एक पत्ता खो गया जो इंट का खो गया, तो 12 इंट के बच्चे और 39 क्या बच्चे इंट के नहीं, ना। तो फेवरेबल आउटकम इंट के होने के 12 है ना में से, और टोटल 51 में से 2 चुनना, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E2 हैज़ बीन अकर्ड, है ना। मतलब अब क्या है, E2 हैज़ बीन मतलब खोया पत्ता इंट का नहीं है, तो इंट के फिर कितने पत्ते उसमें 13 ही है ना, तो 13 में से 2 को चुनना और टोटल पॉसिबल क्या है 51 में से 2 को चुनना, है ना। नाउ बाय बेज थ्योरम, क्या कहती है बेज थ्योरम, मुझे किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, शेष 2 पत्ते निकाले जाते जो इंट के हैं ना, इंट के तो हैं, ये घटना ए तो घटित होगी, है ना। खोए पत्ते के इंट के होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 मतलब खोए पत्ता इंट का है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है जब शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जो ईंट के हैं, है ना। ये घटना तो घटित हो चुकी है, तो 2 पत्ते ईंट के आने ना, कि क्या प्रायिकता की, एक पत्ता ईंट का खोया और शेष पत्तों से ईंट के पत्ते आए 2, भी ईंट के 2 पत्ते आने के अनुकूल परिणाम कौन से हैं, जब एक पत्ता खो गया है ना, तो खो गया है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 मतलब एक पत्ता खो गया और शेष में से 2 ईंट गए, और शेष में से 2 ईंट के आने के कुल परिणाम क्या है कि ईंट का पत्ता खो गया और शेष में से 2 ईंट के आए, या के लिए प्लस ईंट का पत्ता नहीं खोया और शेष में से 2 ईंट के आए, है ना। वैल्यू पुट दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है 1/4 इंटू AE2 E1 है ना, AE1 है, AE1 कितनी है 12C2 बट्टे 51C2, और यही तो 1/4 इंटू 12C2 और बट्टे 51C2 प्लस 3/4 इंटू 13C2 बट्टे 51C2, है ना। तो देखो क्या होगा, ये एलसीएम लूँगा है ना, ऊपर देखो क्या हो जाएगा 12C2 बट्टे 4 51C2 बट्टा में 12C2 एलसीएम लूँगा प्लस 3 इंटू 13C2 और एलसीएम आया 4 51C2, 51C2 से 51C2 4 कट गया ना, तो क्या बच गया 12C2 बट्टा 12C2 प्लस 13 4 इंटू 3 इंटू 13C2, है ना। इसको सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो क्या आता है देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट व्हेन ए हैज़ बीन अकर्ड है ना 12C2 है ना, तो फैक्टोरियल 12 बट्टे फैक्टोरियल 12 माइनस 2 तो फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 12 बट्टा फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 13 में से 2 तो 11 फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। क्या हुआ 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 बट्टा फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 को खोल देंगे, 2 को भी पढ़ा रहता ना फैक्टोरियल 2, और 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 बट्टा 10 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11 बट्टे फैक्टोरियल 11
इंटू फैक्टोरियल 2, है ना। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया और फैक्टोरियल 2 से ये 2 कट गया ना। तो 12 को 11 से किया तो 132 प्लस 12 3 36 को गुणा किया 13 से, 13 6 78 7 13 3 39 और 7 46, तो 132/0 और 6 3 और 1 10 5 1 6, है ना। 400 500 600, 2 से कटा तो 6 6, 2 से कटा तो 300, 2 से कटा तो 33, 2 से कटा तो 150, 3 से कटा तो 11, 3 से कटा तो 50। तो ये कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन व्हेन ए हैज़ बीन अकर्ड, तो 11/50 चेक कर ले रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, तो आंसर सटीक है 11/50। क्वेश्चन नंबर 12 13.3 में क्वेश्चन नंबर 12 11/50 बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके हो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। कोई बंदा है ए है ना, उस ट्रू बोलने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 4/5, और फॉल्स बोलने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स, वो कितनी हो जाएगी 1/5 है ना, क्योंकि 1 में से घटा देंगे ना, ठीक है। फिर क्या करता है, एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ ना, एक कॉइन को टॉस किया गया और ए ने बताया कि हेड आया भी, है ना। वास्तव में हेड आने की क्या प्रायिकता है ना, ए ने क्या बताया हेड आया है ना, और सिक्के पर या तो हेड आएगा या सिक्के पर हेड नहीं आएगा ना, तो 2 इवेंट होंगे। तो मान ले रहा हूँ मैं आंसर में। ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल भी किया था इससे पहले, एक्सरसाइज से पहले। लेट E1 एक इवेंट है कि सिक्के पर चित्त आया, और E2 एक इवेंट है सिक्के पर चित्त नहीं आया। चित्त मतलब हेड नहीं आया तो कैसा आएगा, टेल है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 1/2, सिक्के को उछालेंगे है ना, तो हेड है टेल, हेड आने की प्रायिकता 1/2, और हेड नहीं आने की मतलब टेल आने की भी कितनी होगी 1/2, नंबर फर्स्ट। और ए तो है ना, ए तो बंदा खुद ही था ना। लेट मैंने एक बी इवेंट डिफाइन कर दिया ना कि सिक्के पर ए ने चित्त बताया, सिक्के पर ए ने चित्त बताया ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन E1 हैज़ बीन अकर्ड, है ना, मतलब सिक्के पर हेड आया है ना, और ए ने भी क्या बताया हेड है ना, मतलब वो सत्य बोल रहा है। सिक्के पर हेड आया और ए ने भी क्या बताया कि वो हेड है, तो सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है उसकी 4/5। और सिक्के पर बी ने हेड बताया ना, ए के हेड सिक्के पर हेड बताया और सिक्के पर हेड नहीं आया ना। इसका मतलब क्या है कि सिक्के पर हेड नहीं आया, इवेंट E2 तो अकर्ड है, मतलब सिक्के पर हेड नहीं आया, और बी का मतलब क्या है ए ने हेड बताया, मतलब बंदा ए जो झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी है 1/5। नंबर सेकंड। नाउ बाय बेज थ्योरम हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, वास्तव में सिक्के पर चित्त प्रकट होना है ना, E1 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और सिक्के ने क्या बताया, बंदे ए ने क्या बताया हेड आया है ना, इवेंट बी तो अकड़ है ना, ए ने बताया कि हेड आया है, उस पर घटना, ये घटना तो घटित है ना। देखो सिक्के उछाला गया और ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हो, मतलब ए ने बता दिया कि चित्त आया, मतलब घटना बी तो घटित होगी, और E1 की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना कि सिक्के पर वास्तव में चित्त है ना। तो या तो क्या होगा, सिक्के पर हेड आया और ए ने भी हेड बताया, हेड बताने के अनुकूल परिणाम ये प्रायिकता, या सिक्के पर हेड, इसके कुल परिणाम क्या है, हेड बताने के कुल परिणाम क्या है, सिक्के पर हेड नहीं आया तो हेड बताया, या सिक्के पर हेड आया तो हेड बताया, या सिक्के पर हेड नहीं आया तो हेड बताया गया है ना। देखो ना, हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी थी कि वास्तव में सिक्के पर हेड आया ना, तो हेड बताने के अनुकूल परिणाम क्या कहते कि हेड आया तो उसने हेड बताया, अनुकूल परिणाम तो ये थे वास्तव में हेड आने के, और कुल परिणाम हेड बताने के थे कि हेड बताया
हेड नहीं है, हेड आया तो उसने हेड बताया, या हेड नहीं आया तो उसने हेड बताया। वैल्यू पुट दो, 1/2 इंटू बी इवन 4/5, 1/2 इंटू 4/5 प्लस 1/2 इंटू 1/5, ठीक है, 2 2 तो 2/5 एलसीएम 10, 4 प्लस 1 है ना, तो 2/5 इंटू 10/5 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन B हैज़ बीन अकर्ड, तो 4/5 ऑप्शन में कहीं है क्या, 4/5। ए इज ओवर करेक्ट आंसर। चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ए इज ओवर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन तो क्या कह रहा है कि यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी तथा बी बराबर नहीं है 0, तो निम्न में से कौन ठीक है ना, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड क्या होगा, पी बी बाई पी ए है ना, ये इनमें से कौन सी घटना सही है ना, ऑप्शनल है, चेक करते हैं। जो गिवन वैल्यू है पहले वो लिखते हैं ना, गिवन A is subset of B and probability of B not equals to 0 है ना। पहले अपन ये चेक करते हैं, ऑप्शन से चलेंगे ना। सिंस probability of event A when B has been occurred, इसका फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, अपने 13.1 में देखा था, क्या है कि probability of A इंटरसेक्शन B अपॉन probability of B है ना, जो घटना घटित हो चुकी है अपॉन में उसकी प्रायिकता, तो अपॉन में इसके आ रहा है ना, ये तो किसी भी हालत में नहीं होगा ना। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सी होगी ना, तो देखो है ना, तो देखो ये क्या, ये क्योंकि A सबसेट ऑफ B है, A सबसेट ऑफ B, तो पी ए इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन पी बी, और इधर क्या चल रहा है, पी ए बाई बी, नहीं पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज़ बीन अकर्ड है ना। इसको नंबर फर्स्ट मान लेना, या इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ ना, या इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ, या इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये तो फॉर्मूला था, ठीक है। इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं नंबर फर्स्ट। इधर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ना, ठीक है। तो इसको देखो ना, इसको देखो, ये नंबर सेकंड है, नंबर क्या है, सेकंड है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन, आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी के अंदर जब सबसे बड़ा सेट होता है वो क्या होता है, सैंपल स्पेस है ना। अब ये जो बी जो है इसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस के इक्वल हो सकता है, सैंपल स्पेस से बड़ा नहीं हो सकता। ये वाली जो वैल्यू है इससे बड़ी नहीं हो सकती। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है ना, ये वाली वैल्यू है ना। न्यूमरेटर दोनों के सेम है, इन दोनों के न्यूमरेटर सेम है, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कोई भी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर इसके अंदर बी सेट जो इसके इक्वल हो सकता है उससे बड़ा नहीं होगा, सैंपल स्पेस से बड़ा नहीं होगा ना, सैंपल स्पेस से बड़ा नहीं होगा। तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू क्या है, छोटी है। बड़ी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है, न्यूमरेटर सेम है, तो ये छोटी है ये वैल्यू ना, ये पूरी वैल्यू क्या है, छोटी है ना, ये वैल्यू क्या है, छोटी। देखो ना बी एक तो 10 एक के अंदर ना, ये वैल्यू बड़ी है, एक तो 7 से डिवाइड करूँ, एक 10 से डिवाइड करूँ ना, या तो एक 100 से डिवाइड करूँ या 10 से डिवाइड करूँ, ये तो वैल्यू आएगी 0.01 और ये आएगी 0.1 है ना। तो बड़ी कौन सी हुई, बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, जिसका न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा होगा ना, तो ये वैल्यू छोटी है और ये क्या है, बड़ी है ना। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड है ना, थर्ड कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है और ये क्या है, बड़ी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ बीन अकर्ड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है ना। तो कौन सी सही है अपने पास,
सी इज और करेक्ट आंसर। चेक कर ले रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 14 में सी बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.4 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।